हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने एडिटोरिया वॉल्यूम 3 का जो बिहार एसआई का बुक आया है उस बुक से अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 5। इससे पहले 4 जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इस सेट का जो कट ऑफ रहने वाला है वो है 71 जो है वो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए है। इसके रिस्पेक्टिव में आप ओबीसी, एससी, एसटी और गर्ल्स जो कैंडिडेट हैं वो आप अपना कट ऑफ जो है वो थोड़ा कम एज्यूम कर सकते हैं। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं या पढ़ेगा इंडिया, और वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि MRSAM का पहले तो मतलब समझ लीजिए। इसका मतलब ही है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, इस मिसाइल का सफल परीक्षण भारत ने किस देश के साथ मिलकर किया है? तो इसका जो सफल परीक्षण है वो भारत इजराइल के साथ मिलकर किया है, और यह जो है वो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इजराइल। आगे कह रहा है भारतीय नौसेना की किस पनडुब्बी को साइलेंट किलर कहा जाता है? तो साइलेंट किलर कहा जाता है किसको? INS करंज को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, INS करंज को। और INS करंज को भारतीय नौसेना में 2021 में ही शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य जो है वो कब तक रखा गया है? तो केंद्र सरकार के द्वारा एड्स को जो समाप्त करने का लक्ष्य है वो रखा गया है 2030 तक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 2030 तक। देखिए 2030 तक भारत सरकार के बहुत सारे लक्ष्य रखे गए हैं, जैसे कि भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य, फिर उसके बाद भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य, 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य, और साथ ही साथ बंदरगाहों में कार्बन उत्सर्जन को 30% तक कम करने का लक्ष्य। ये सब लक्ष्य जो है वो 2030 तक ही भारत सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है। एड्स की यहाँ बात हुई है तो एक डेट याद रखिएगा, 1 दिसंबर, जिस दिन एड्स दिवस जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है NIOS को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, NIOS। NIOS का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जिसकी स्थापना जो है वो 1989 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2021 के लिए भौतिकी का नोबेल सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो भौतिकी से नोबेल, यहाँ इन तीनों को भौतिकी का नोबेल सम्मान जो है वो दिया गया है। ये जो स्क्यूरो मानेबे हैं ये जापान के हैं, क्लॉस हैसलमैन जो हैं वो जर्मनी के हैं, और जीरियो पेरिसी जो हैं वो इटली के हैं। इन तीनों को फिजिक्स में यानी कि भौतिकी का नोबेल सम्मान जो है वो दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी को। आगे कह रहा है कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पहली बार कितने देशों ने भाग लिया है? तो देखिए पहली बार अगर पूछ रहा है कि कितने देशों ने भाग लिया है तो 5 देश भाग लिए थे। वो था भूटान, मालदीव, सेंट विसेंट, पराग्वे और ग्रेनाडीनेस। लेकिन अगर पूछे कुल देश कितना भाग लिया था तो कुल देश भाग लिया था 162, और कुल खेलों की संख्या थी 22। और पूछे नया खेल कितना जोड़ा गया था तो 2 नया खेल जोड़ा गया था। ये टोक्यो पैरालंपिक की बात कर रहा हूँ मैं। और शुभांकर जो था वो शुभांकर था सोमाइटी। तो इतना चीज एटलीस्ट याद रखिएगा टोक्यो पैरालंपिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अंग्रेजी भाषा के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया है। उनकी एक पुस्तक है व्हेन गॉड इज ए ट्रैवलर, उस पुस्तक के लिए दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अरुंधति सुब्रमण्यम को। याद रखिएगा हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो अनामिका को दिया गया है। संस्कृत भाषा का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो महेश चंद्र शर्मा गौतम को दिया गया है, और उर्दू का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो हुसैन उल हक को दिया गया है। तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। आगे कह रहे हैं इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं नफ्ताली बेनेट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नफ्ताली बेनेट। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ दे कि राष्ट्रपति कौन है इजराइल के, तब तो राष्ट्रपति हैं इसाक हरगोज। क्लियर है। इजराइल की अगर बात कीजिएगा तो इजराइल की कैपिटल है यरूशलेम, करेंसी है यहाँ की न्यू शेकेल, और यहाँ के संसद को बोला जाता है द नेसेट।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है। यहाँ यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स पूछ रहा है और इसके अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर जो है वो नई दिल्ली है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन है, तब वो हो जाएगा लाहौर, जो कि पाकिस्तान में है। आगे कह रहा है कि सतत विकास रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का स्थान क्या है। तो सतत विकास रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का स्थान 120 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 120। पहले स्थान पर अगर पूछे तो पहले स्थान पर पूछे तो फिनलैंड। और इसका जारीकर्ता कौन है, इसका जारीकर्ता है तो विकास समाधान नेटवर्क। एक रैंकिंग से 3 चीज इंपॉर्टेंट है, भारत का स्थान, पहले स्थान पर कौन है और जारीकर्ता कौन है। तो इसका जारीकर्ता है सतत विकास समाधान नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है वो 3 मई को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 मई को मनाया जाता है। और इस बार यानी कि 2021 में जो इसका थीम था वो था इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। क्लियर है। और ऑप्शन की बात कीजिएगा तो यहाँ 16 नवंबर एक याद रखिएगा, 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। कंफ्यूज नहीं होइएगा, 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस अगर पूछेगा तब आपका आंसर 3 मई होगा। क्लियर है। आगे कह रहा है कि घर घर औषधि योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया था। तो घर घर औषधि योजना की शुरुआत जो है वो राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान सरकार के द्वारा, जिसका उद्देश्य जो है वो राज्य के सभी परिवारों को औषधि जड़ी बूटी प्रदान करना है। राजस्थान की कुछ अन्य भी योजनाएं याद रखिएगा, जैसे चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना और मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। आगे कह रहा है कि बजट 2021-22 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है। तो इसके लिए किया गया है 34,300 करोड़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 34,300 करोड़। इसके अलावा एक याद रखिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वैक्सीन के लिए कितना किया गया है। तो वैक्सीनेशन के लिए किया गया है 35,000 करोड़। और जल जीवन मिशन के लिए पूछ दे तो जल जीवन मिशन के लिए किया गया है 2,87,000 करोड़। आगे कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय जो है वो सबसे कम है। तो सबसे अधिक किसका है, सबसे अधिक है गोवा का और सबसे कम है बिहार का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा राज्य जो है वो अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो वो बना है गोवा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा बना है। याद रखिएगा गोवा जो है वो रेबीज मुक्त भी भारत का पहला राज्य घोषित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार सरकार जो है वो मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा किया है। तो बिहार सरकार जो है वो 33% आरक्षण देगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 33%। बिहार से याद रखिएगा, बिहार जो है वो इथेनॉल प्रमोशन नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य है और साथ ही साथ 2 हरित शहर बनाने की घोषणा करने वाला भी भारत का पहला राज्य बिहार ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज का निर्माण जो है वो किस नदी पर किया जा रहा है। तो दुनिया का जो सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज है वो जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है चिनाब नदी पर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, चिनाब नदी पर। चिनाब नदी से आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े ही होंगे कि यह जो है वो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है। तो वो बना है फिलीपींस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, फिलीपींस। फिलीपींस जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है मनीला। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बीसीसीआई जो है वो T20 भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया कप्तान जो है वो किसे नियुक्त किया है। तो बीसीसीआई जो है वो नया कैप्टन अब बनाया है रोहित शर्मा को, विराट कोहली के जगह पे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रोहित शर्मा को। अगर यही आपसे पूछ दे वाइस कैप्टन किसको बनाया गया है, मतलब उप कप्तान, तो उप कप्तान जो है वो KL राहुल को बनाया गया है और हेड कोच यानी जो मुख्य कोच है वो राहुल द्रविड़ को बनाया गया है। आगे कह रहा है ऑक्सी प्योर नामक ऑक्सीजन बार की शुरुआत जो है वो किस एयरपोर्ट पे किया गया है। तो यह जो है वो दिल्ली एयरपोर्ट पे किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली एयरपोर्ट पर। और यात्रियों को ऑक्सीजन युक्त हवा प्रदान करने के उद्देश्य से दिल्ली एयरपोर्ट पे ऑक्सी प्योर बार की स्थापना जो है वो की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा।
तो यह किया जाएगा हमारे प्यारे देश भारत में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में। देखिए भारत में और कुछ भी आयोजन किया जा रहा है, जैसे कि 15वां पुरुष विश्व कप हॉकी जो है वो 2023 में भारत में आयोजन किया जाएगा। 13वां विश्व कप क्रिकेट 2023 में भारत में ही आयोजन किया जाएगा। और फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 में भी भारत में ही आयोजन इसका किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत तथा रूस के मध्य इंद्रसेन अभ्यास का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया। तो यह हिंद महासागर के उत्तरी भाग में किया गया है, यह एक थल सेना अभ्यास है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। तो यह जो है वो गंगा नदी के किनारे बिहार के पटना में किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रायसीना सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया। तो रायसीना सम्मेलन 2021 का जो आयोजन है वो नई दिल्ली में किया गया और उसके जो डेनमार्क और रवांडा के जो प्रधानमंत्री हैं वो उसके मुख्य अतिथि थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा नई दिल्ली। ऑप्शन में नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पुस्तक द स्टार्स इन माई स्काई के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं दिव्या दत्ता। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दिव्या दत्ता। इस पुस्तक से एक्चुअली उन्होंने की कहानियों को मतलब प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समझौता ज्ञापन यानी MOU की पद्धति सर्वप्रथम कब शुरू की गई थी। तो यह पद्धति जो है वो सर्वप्रथम 87-88 में शुरू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए जो केंद्र सरकार है वो अर्जुन सेन गुप्ता समिति की अनुशंसा पर सर्वप्रथम 1987-88 में समझौता ज्ञापन पद्धति की जो है वो शुरुआत किया था, जिसका जो उद्देश्य है वो लोक उपक्रमों की जवाबदेही को सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दुर्लभ मुद्रा से क्या तात्पर्य है। तो एक ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ नहीं हो सकती है, मतलब उसको क्या कहा जाता है, दुर्लभ मुद्रा कहा जाता है, और इसको हम लोग हार्ड करेंसी के नाम से भी जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है रेखी समिति का संबंध किससे है। तो रेखी समिति का संबंध जो है वो अप्रत्यक्ष कर से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष कर से। अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, वैसा कर जिसके वास्तविक बोझ को विवर्तित किया जा सकता है उसको अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या है। तो देखिए भारत में क्या है, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व है, और भारतीय अर्थव्यवस्था को इसीलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था बोला जाता है, क्योंकि यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था में होता क्या है कि लोक क्षेत्र और निजी क्षेत्र यह जो दोनों हैं वो एक दूसरे के कंपटीटर नहीं होते हैं, बल्कि एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो इसीलिए भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना जो है वो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो देखिए राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना कब किया गया था, 1993 में किया गया था। 1993 में कौन पंचवर्षीय योजना था, 8वीं पंचवर्षीय योजना, क्योंकि 8वीं का टेन्योर कब से कब तक था, 1992 से लेकर 1997 तक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 8वीं पंचवर्षीय योजना। इसका उद्देश्य जो था वो गरीब महिलाओं का, ये राष्ट्रीय महिला कोष का जो मुख्य उद्देश्य था वो गरीब महिलाओं की आमदनी सृजन के कार्यों के लिए, संपत्ति निर्माण के लिए वित्त प्रदान करना था। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कौन सी योजना के काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू किया गया था। तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना भी 1993 में ही शुरू किया गया था, इसलिए उसका भी आंसर यही होगा कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में ही शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शरद ऋतु में तमिलनाडु के तट पर वर्षा जो है वो किस मानसून के कारण होता है। तो वह जो होता है वो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर पूर्वी मानसून, और यह वर्षा जो है वो दिसंबर और जनवरी के माह में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जलोढ़ मिट्टी में किसकी उपलब्धता सर्वाधिक होती है। तो जलोढ़ मिट्टी में अगर देखिएगा तो पोटास की बहुलता पाई जाती है और नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पोटास की सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि माउंट हैरियट जो है वो किसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो माउंट हैरियट जो है वो दक्षिणी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी जो लंबाई है वो लगभग 450 मीटर है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक, जो कि उत्तरी अंडमान में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी अंडमान। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्राह्मणी एवं बैतरणी जो है वो निम्न में से किसकी सहायक नदी है। तो ये सब जो है वो महानदी के सहायक नदी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, महानदी। महानदी के बारे में अगर बात करते हैं तो यह नदी जो है वो रायपुर जिले के सिघवा से निकलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन जो है वो सही सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है।
जोजिला जम्मू कश्मीर सुमेलित है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश सुमेलित है, चांगला दर्रा मेघालय सुमेलित नहीं है क्योंकि चांगला दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश ये भी सुमेलित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दिए गए विकल्पों में सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो सबसे बड़ा यहाँ हिमनद हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। सियाचिन ग्लेशियर की जो लंबाई है वो लगभग 76 से 77 मीटर है, 76.64 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है और यह जो है वो काराकोरम के क्षेत्र में आता है और सियाचिन में ही विश्व का सबसे ऊंचा जो है वो युद्ध स्थल भी है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का कौन सा शहर जो है वो द्वीप पर स्थित सबसे बड़ा शहर है? तो वो है मुंबई, जो कि सॉल्सेट द्वीप पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी मुंबई। मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दिए गए विकल्पों में कौन सा राज्य जो है वो 7 बहनों का भाग नहीं है? 7 बहनों में है कौन कौन? अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, यानी सिक्किम नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अरमाको तेल कंपनी का संबंध किस देश से है? तो अरमाको तेल कंपनी का संबंध जो है वो सऊदी अरब से है। यह जो है वो दुनिया का सर्वाधिक तेल उत्पादन करने वाली कंपनी है और इस कंपनी को अरेबियन अमेरिकन तेल कंपनी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पेट्रोलॉजी एक जियोलॉजी का शाखा है जिसमें कि चट्टानों के संगठन, उत्पत्ति एवं संरचना का अध्ययन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए चट्टान का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दिए गए विकल्पों में कौन जो है वो विलुप्त जातियां के उदाहरण नहीं है? यह पूछ रहा है विलुप्त जातियां के उदाहरण नहीं है। तो देखिए डोडो तो है, डायनासोर भी है, कस्तूरी मृग नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी कस्तूरी मृग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जल में आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि से कौन सा रोग होता है? तो जल में अगर आर्सेनिक की मात्रा बढ़ा दिया जाता है तो ब्लैक फुट नामक बीमारी हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी ब्लैक फुट। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि नाइट्रेट की अधिकता अगर हो जाएगी तो नाइट्रेट की अगर अधिकता हो जाएगी तब ब्लू बेबी सिंड्रोम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना जो है वो 1974 में हुई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व आपदा नियंत्रण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो विश्व आपदा नियंत्रण दिवस जो है वो 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। यहाँ एक ऑप्शन में है 10 अप्रैल। 10 अप्रैल से याद रखिएगा 10 अप्रैल को जल संसाधन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो भारत जो है वो अपना पहला परमाणु परीक्षण जो है वो 18 मई 1974 को किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 18 मई 1974 और 12 किलो टन क्षमता था और इस बम में प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। इसके आगे 3-4 मैथ्स के क्वेश्चन दिए गए हैं। ये मैथ्स का क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो पीडीएफ के लास्ट में मैं अटैच कर दिया हूँ। मैथ्स के क्वेश्चन का सारा सॉल्यूशन जो है वो पीडीएफ के लास्ट में अटैच्ड है, वो आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए मैं आप लोगों को ऑलरेडी वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता ही चुका हूँ कि पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो वीडियो के दिए गए लिंक से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर लीजिए अब पढ़ेगा इंडिया, वहाँ जो है वो इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बहमनी राज्य में अमीर ए जुमला जो है वो किस विभाग से संबंधित था? तो देखिए अमीर ए जुमला जो है वो अर्थ विभाग का अध्यक्ष होता था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण पूछ ले तब उसको बोला जाता था वकील ए कुल। नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी पूछ ले तब उसको बोला जाता था कोतवाल और वकील ए सल्तनत का सहायक पूछ ले तो उसको बोला जाता था पेशवा। क्लियर है। बहमनी राज्य की अगर बात करते हैं तो आप लोगों को याद ही होगा कि जब मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल चल रहा था उस समय 1347 में हसन गंगू जो था वो बहमनी राज्य की स्थापना करता है, जिसकी राजधानी जो है वो गुलबर्गा थी और राज्य भाषा जो था वो मराठी था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सनकादी संप्रदाय से संबंधित संत जो है वो निम्न में से कौन है? तो वो है निम्बकाचार्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए निम्बकाचार्य। अगर बात करता है विष्णु स्वामी की तो विष्णु स्वामी जो है वो रुद्र संप्रदाय से संबंधित है। माधवाचार्य की अगर बात कीजिएगा तो ये ब्रह्म संप्रदाय से संबंधित है और रामानुजाचार्य की अगर बात कीजिएगा तो यह जो है वो श्री संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अरबों के द्वारा सिंध पर आक्रमण किया गया था। तो सबसे पहले कौन? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में अरबों ने आक्रमण किया था और उस समय सिंध का शासक कौन था? उस समय सिंध का शासक जो था वो दाहिर था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 712 में। और देखिए भारत पे अरबों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य जो था वो धन दौलत लूटना था और इस्लाम धर्म का प्रचार करना था, शासन करना कुछ नहीं था।
आगे कह रहा है कि सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन करने वाला सल्तनत काली शासक कौन था? तो वो था इल्तुतमिश। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के काफ़ी सारे कार्य हैं और अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश वो है जो कुतुब मीनार को पूरा करवाया, सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के चलवाया, इक्ता प्रणाली चलाया, 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया जो कि तुर्कान चिहलगानी हुआ, जो कि फिर बाद में बलबन के द्वारा समाप्त किया जाता है। साथ ही साथ लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लेकर आया। इल्तुतमिश वो पहला शासक था जिसने 1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति भी प्राप्त की थी। तो ये सारा चीज जो है वो इल्तुतमिश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को सही मिलान कीजिए। एक साइड मठ दिए हैं, दूसरे साइड स्थान दिए गए हैं। हेमिस मठ की अगर बात कीजिएगा तो यह लद्दाख के साथ मैच करेगा। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश। बोधिमंडा मठ की अगर बात कीजिएगा तो बोध गया, और नामग्याल मठ की अगर बात कीजिएगा तो धर्मशाला के साथ यह मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक के किस शिलालेख में धम्म शब्द की व्याख्या की गई है? धर्म की व्याख्या किया गया है अशोक के 11वें शिलालेख में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 11वें शिलालेख में। पहले शिलालेख की अगर बात कीजिएगा तो पहले शिलालेख में मुख्य रूप से पशु बलि की निंदा की बात कही गई है। छठे अभिलेख की अगर बात कीजिए, शिलालेख की बात कीजिएगा तो छठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है, और 9वें शिलालेख में सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख जो है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेशम बनाने की तकनीक का विकास जो है वो सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो रेशम बनाने का सर्वप्रथम विकास जो है वो चाइना में हुआ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन में। अगर पूछ ले कि रेशम मार्ग का नियंत्रण करने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे, तो वो थे कुषाण, और रेशम मार्ग का आरंभ जो है वो कनिष्क ने ही करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस शासक का दरबारी कवि जो है वो हरिसेन था? तो हरिसेन किसका दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का था। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त। हरिसेन की बात कीजिएगा तो इसने ही इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना भी किया था। समुद्रगुप्त की बात कीजिएगा तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन, साथ ही साथ इसको कविराज भी कहा जाता था। यह जो था वो विष्णु का उपासक था, साथ ही साथ संगीत प्रेमी भी था। इसके सिक्के पर बीना वादन करते हुए इसको दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द्वैध शासक का जनक जो है वो निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो यह जो है माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। और वही अगर द्वैध शासन की बात कीजिएगा तो आप लोगों को याद ही होगा भारत सरकार अधिनियम 1919, इसी के द्वारा प्रांतों में दोहरी शासन प्रणाली जो है वो आरंभ किया गया था। इसमें प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया था, एक था आरक्षित विषय और दूसरा था हस्तांतरित विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 ईस्वी के क्रांतिकारी तथा संबंधित स्थान को सुमेलित कीजिए। लियाकत अली कहाँ से मैच करेंगे? इलाहाबाद से मैच करेंगे। अच्छा, ये जो है वो लियाकत अली, खान बहादुर खान, अजीमुल्ला बेगम, हजरत महल, ये सब तो भारतीय नायक के नाम दिए गए हैं। कभी कभी आपसे क्वेश्चन इलाहाबाद देके यहाँ के ब्रिटिश जो दमन करता थे उनके नाम भी पूछ देंगे। तो याद रखिएगा, इलाहाबाद में ब्रिटिश दमन करता था कर्नल नील। खान बहादुर खान की अगर बात कीजिएगा तो यह बरेली के साथ मैच करेंगे। यहाँ ब्रिटिश दमन करता था कौन? हडसन। अजीमुल्ला की अगर बात कीजिएगा तो यह फतेहपुर के साथ मैच करेंगे। यहाँ था जनरल रेनॉल्ड। और बेगम हजरत महल की बात कीजिएगा तो यह लखनऊ के साथ मैच करेंगे। और यहाँ था हेनरी लॉरेंस जो कि मारा गया था और फिर आया था कैंपबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था? तो यह जो है वो शिक्षा से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा से। यह अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत जो है वो उसको द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत का जो अर्थ था वो था कि शिक्षा जो है वो समाज के उच्च वर्ग को ही दी जाए, और इस वर्ग से अगर छन छनाकर शिक्षा का असर जो है वो जन सामान तक पहुंचे, इसे ही क्या बोला जाता है? थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन के नाम से जाना जाता है। और इसके जो प्रतिपादक थे वो मैकाले को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में से किसने निभाई थी? तो वो निभाया था केशव चंद्र सेन जो थे, उन्होंने ही 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इसके अंतर्गत जो लड़कियों की न्यूनतम आयु थी वो 14 वर्ष और लड़कों की जो न्यूनतम आयु थी वो थी 18 वर्ष निर्धारित किया गया था मैरिज के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, केशव चंद्र सेन। आगे कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है वो सबसे पहले हुआ? रॉलेट एक्ट कब? रॉलेट एक्ट मार्च 1919 की बात है। रॉलेट सत्याग्रह कब? ये अप्रैल 1919 की बात है। ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये भी देखिए, रॉलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल, या अगर बात कीजिएगा तो 13 अप्रैल 1919। और जलियांवाला बाग अच्छा, रॉलेट एक्ट की बात करते हैं तो रॉलेट एक्ट की बात कीजिएगा तो 19 मार्च 1919। रॉलेट सत्याग्रह
6 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो ये 13 अप्रैल 1919। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन, ये हुआ था 2 दिसंबर 1919 को, जिसकी अध्यक्षता जो है वो मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। यहाँ पूछ रहा पहले कौन हुआ था, तो पहले हुआ रॉलेट एक्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा भारत की संविधान सभा का गठन किसके प्रस्ताव पर किया गया था, तो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत 1946 ईस्वी में किया गया था। कैबिनेट मिशन की बात कीजिएगा तो इसका आगमन जो है वो 24 मार्च 1946 को हुआ था और इसका प्रकाशन जो है वो 16 मई 1946 को हुआ था। आगे कह रहा मंत्रिमंडल पद्धति तथा सामूहिक जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस देश की देन है, तो ये ब्रिटेन की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन की। ब्रिटेन से और क्या क्या लिया गया है, एकल नागरिकता, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, विधि निर्माण प्रक्रिया, ये सब जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रीट जो है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है, तो वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। और यह रीट जो है वो सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही प्रकार के व्यक्तियों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान द्वारा प्रत्यभूत मौलिक अधिकार है, तो वो कौन है प्रत्यभूत मौलिक अधिकार। अच्छा, कौन भारतीय संविधान द्वारा प्रत्यभूत मौलिक अधिकार है, तो वो है समानता का अधिकार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक, अनुच्छेद 14 से 18 तक। ठीक है, हम लोग पढ़े हैं कि मौलिक अधिकार की अगर बात कीजिएगा तो वो अनुच्छेद 12 से 35 तक है और 6 मौलिक अधिकार है। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को शामिल करने का मुख्य कारण क्या है, तो इसका मुख्य कारण है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, कल्याण राज्य की स्थापना करना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अगर बात कीजिएगा तो आप लोगों को याद होगा भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 और आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, तो देखिए राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति की आयु कुछ ना है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। पर संविधान में राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु पर कोई सीमा नहीं रखी गई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति जो है वो संसद की अस्थायी समिति नहीं है। लोक लेखा समिति है, प्राक्कलन समिति भी है, लोक उपक्रम समिति भी है, लेकिन वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति जो है वो अस्थायी समिति नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव जो है वो कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, तो देखिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसीलिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव भी जो है वो केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको दिया गया है, तो अंतिम अधिकार जो है वो सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य विधानसभा में धन विधेयक जो है वो किसकी पूर्ण अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ राज्य विधानसभा पूछ रहा है, तो राज्य विधानसभा में संविधान का अनुच्छेद आप लोग पढ़े होंगे 207, इसके अनुसार राज्य विधानसभा में जो धन विधेयक है वो राज्यपाल की पूर्ण अनुमति से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य का राज्यपाल। आगे कह रहा है कि लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण का आशय निम्न में से है, तो लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण का आशय जो है वो संघीय सरकार से है। तो इस क्वेश्चन का जो विकेंद्रीकरण का आशय किससे है, तो वो स्थानीय सरकार से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, स्थानीय सरकार से। लेकिन लोकतंत्री के विकेंद्रीकरण का आशय जो है वो स्थानीय मामलों में जनता का सक्रिय भागीदारी होना है। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को ही पंचायती राज के लोकप्रिय नाम से भी जाना जाता है। आगे कह रहा है कि लोकतंत्र की सफलता जो है वो निम्न में से किस पर निर्भर करता है, तो लोकतंत्र की सफलता जो है वो आलोचना के अधिकार पर निर्भर करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आलोचना के अधिकार पर। देखिए लोकतंत्र की सफलता जो है वो मूलतः आलोचना के अधिकार पर ही निर्भर करती है। सफल लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि सरकार पर नागरिक, समाज, प्रेस, मीडिया ये सब का दबाव बना रहे और इसके लिए आलोचना का अधिकार जो है वो नितांत आवश्यक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लघु रेडियो तरंग यानी कि शॉर्ट रेडियो वेव्स की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? तो यह जो है वो हेनरिक हर्टेज के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। और इस तरंग की जो तरंगधैर्घ्य पारस है वो 10⁻³ मीटर से लेकर 10⁻² मीटर के बीच होता है। और इसका उपयोग जो है वो रेडियो, टेलीविजन, रडार, टेलीफोन ये सब में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कील उखाड़ने का हथौड़ा जो है वो किस उत्तोलक श्रेणी का उदाहरण है? तो देखिए यह इसमें होता क्या है, इस में जो आलंब है वो भार और आयास के मध्य होता है, यानी कि यह प्रथम उत्तोलक श्रेणी का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो डायनेमो भी करता है, पवन चक्की भी करता है, टरबाइन भी करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जी के संबंध में कौन सा कथन जो है वो असत्य है? जी का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, यह बिल्कुल सही है। जी का मान जो है वो 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, बिल्कुल सही है। जी जो है वो अदिश राशि है, गलत है। गुरुत्वीय त्वरण जो जी है वो सदिश राशि है। अगर बात करते गुरुत्वाकर्षण नियतांक का तो वो अदिश राशि है, लेकिन यह जो है वो सदिश राशि है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि द्रव्यों के तापमान में वृद्धि करने पर उसके श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए श्यानता के कारण अणुओं के मध्य जो सहसंजक बल होता है, मतलब कोहेसिव फोर्स जो होता है, उसका होना होता है। द्रव्यों की अपेक्षा गैसों में श्यानता जो है वो बहुत कम होती है, और द्रव्यों के ताप में वृद्धि पर उसकी श्यानता घटती है, और गैसों में ताप बढ़ने से उसकी श्यानता बढ़ेगी। यहाँ आपसे द्रव्यों में पूछ रहा है, तो आपका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, घटता है। आगे कह रहा है कि परासर्ब तरंग के संबंध में कौन सा कथन जो है वो असत्य है, यह आपसे पूछ रहा है। कह रहा है इसकी आवृत्ति जो है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, ये तो सही है। यह अधिक ऊर्जा ग्रहण करती है, ये भी बिल्कुल सही है। और ये कम तरंगदैर्घ्य के कारण माध्यम में अधिक दूरी तक जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी जो कथन जो है वो सत्य है। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है वो ओम चालक है? तो देखिए ओम चालक किसको कहा जाता है? ओम चालक वैसे चालक को कहा जाता है जो विद्युत धारा को ओम का नियम परिपालन करता है। तो जैसे तांबा हो गया, सिल्वर है, एल्युमिनियम है, गोल्ड है, ये सारा है। तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग सिल्वर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर। आगे कह रहा है प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन जो है वो जल का प्रकाश अपघटन के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सक्रियता श्रेणी में धातुओं की क्रियाशीलता बढ़ा हुआ सही क्रम क्या है? तो सही क्रम में अगर इसको अरेंज कीजिएगा तो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो सबसे भारी तत्व कौन है? यहाँ ओस्मियम है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा आपसे पूछे सबसे भारी प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला तत्व ऐसे कौन है? तो वो यूरेनियम है, ध्यान रखिएगा। यहाँ यूरेनियम ऑप्शन में है नहीं। आगे कह रहा है स्वर्ण लेपन में निम्न में से किसका प्रयोग जो है वो विद्युत अपघट्य के रूप में किया जाता है? तो वो किया जाता है पोटेशियम और सेनाइट का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कोयला को भूरा कोयला कहा जाता है, किस कोयला को? तो लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लिग्नाइट कोयला को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अम्ल जलीय विलयन में जल के साथ अभिक्रिया करके मुक्त करते हैं, तो यह करता है H+ आयन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, H+ आयन। देखिए अम्ल जो है वो जलीय विलयन में जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन प्लस आयन ही मुक्त करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन आयन में स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, इसलिए ये जल के अणुओं से संयुक्त होकर हाइड्रोनियन आयन यानी कि H3O+ का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के जीभ के किस भाग में कुड़वाहट की संवेदना होती है? तो यह जो होता है वो पिछले भाग में होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जीभ के आगे भाग में मीठा, पार्श्व किनारे पे खट्टा और अग्र छोर के यानी कि किनारों पे जो है वो नमकीन स्वाद की संवेदना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जो है वो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? तो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है पेप्सिन नामक एंजाइम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है वो हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से बनता है? तो हमारे शरीर में विटामिन डी जो है वो सबसे तीव्रता से बनता है। विटामिन डी का जो संश्लेषण है वो सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों के द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल के द्वारा होता है।
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी। विटामिन डी का केमिकल नाम होता है कैल्सीफेरोल, और इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग और वयस्कों में ऑस्टियोमेलेसिया रोग जो होता है वो होता है। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक तथा श्वसन नलियां जो है वो क्रॉस करती है, तो यह ग्रसनी में करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त में मूत्रामल के उच्च स्तर के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है, तो यह होता है कोराइड। तो इस क्वेश्चन का जो गाउट होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गाउट। देखिए गाउट जो है वो एक प्रकार का गठिया टाइप का बीमारी है जो कि रक्त में मूत्रालय के उच्च स्तर के कारण जोड़ों पर यूरिक एसिड क्रिस्टल एकत्र हो जाता है और इसी के कारण गाउट रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आंखों का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है, तो ये करता है कोराइड। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसको कि रंजित पटल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गोल कृमि एक मानव परिजीवी है जो निम्न में से पाया जाता है, तो यह जो है वो क्षुद्रांत में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शेरशाही मस्जिद जो है वो कहाँ स्थित है, तो शेरशाही मस्जिद जो है वो पटना बिहार में स्थित है, जिसको कि परवेज शाह के द्वारा निर्माण करवाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पटना। आगे कह रहा है कि विश्व स्तनपान दिवस जो है वो किस माह में मनाया जाता है, तो यह जो है वो 1 अगस्त को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 अगस्त। अगस्त में और याद रखिएगा 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस या विश्व हाथी दिवस, 20 अगस्त को सद्भावना दिवस और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो मनाया जाता है। आगे कह रहा है गोदना निम्न में से किस राज्य का लोक कला है, तो गोदना जो है वो बिहार की प्रमुख लोक कला है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ स्थित है। देखिए एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज पूछेगा तो कोयम्बटूर, एयरफोर्स एकेडमी पूछेगा तो हैदराबाद, एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज पूछेगा तो बेंगलुरु। यहाँ आपसे एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज पूछ रहा है, तो आपका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कोयम्बटूर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ है, तो देखिए राष्ट्रमंडल है क्या, ये एक देशों का संगठन है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हुआ करते थे और इसकी स्थापना जो है वो 1926 में किया गया था, ठीक है। और राष्ट्रमंडल का मुख्यालय जो है वो लंदन में स्थित है और वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या जो है वो है 54। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लंदन। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।